So we have the concept of object oriented programming, and every time you will get two questions from this topic. So this topic is very important because the question that they are going to ask you that are very easy question. So we don't need to ignore all the easy questions because they will give you 60 plus marks. Okay, so what is a class and what is a object? What are the features of object oriented? So in object oriented concept, first we need to study. We have a programming language, correct? And we have studied what is C language. After C level language, we have the concept of object oriented programming, and that comes under C++. Okay, so C has the feature of C++ has a feature of C as well as object oriented programming, but still C++ is not a very good language. Why? Because there are so many difficult topics like pointer and virtual functions and various manipulations, because कहीं ना कहीं जो pointers है, pointers की वजह से आपका जो program है, that program will give undefined behavior. What is undefined behavior? Undefined behavior का ये meaning है कि we have a program, we have a problem, it was expected to give certain output, but it is not giving any necessary output. Why? Because there is no error in the program, there is no error like runtime and compile time error. Still the expected output we are not getting because of undefined behavior of pointers. So in object oriented programming, if we work for Linux system or any another operating system, then आपका C++ एंड जावा, ये तीन लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग सी, बट स्टिल जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, that all the software are developed in C level language. So C अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत पावरफुल लैंग्वेज है. आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, अगर आपने ये बोला है कि आपने C पे 5 साल काम किया है, तो दे विल गिव यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, बिकॉज C बहुत मतलब बहुत रोबोस्ट है. हम जब पढ़ते हैं सी, तो हम सी को उतना लाइटली ले लेते हैं, बट अगर आपने सी अच्छे से पढ़ा है तो आप दुनिया का कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो. इन सिंपल ऐसे समझना है. बट नाउ इट इज़ ये देखा गया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लाइक जावा, एडवांस जावा, सी शार्प, पाइथन, इन सब पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना होता है क्लासेस. सो व्हाट इज क्लासेस? Classes, what is class? Anyone can say what is class? Anyone? It gives you a template for an object or blueprint for an object. Class is a blueprint. Yes, the definition is correct. Blueprint or we can say template so and so. बट क्लासेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो इन सी लेवल लैंग्वेज हमारा था स्ट्रक्चर, जो कल मैंने आपको नहीं पढ़ाया. करेक्ट. व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? लेट अस सपोज इफ वी हैव अ केस, वी नो कि इन इंटीजर एक्स वी कैन ओनली स्टोर वन वेरिएबल, one value. But if you want to store multiple values in same data type, then we have the concept of array. Okay, but there might be a case when we have to store multiple data type like integer, float, char, so and so. तो ये कैसे स्टोर करेंगे? एंड वी हैव टू स्टोर ऑल द थिंग्स इन कॉमन वेरिएबल. सो एट दिस टाइम आपका ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा. सो डेट हाउ आपका स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट आया. डेट इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड एंड यू विल राइट एट स्टूडेंट. दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग, एंड इसके अंदर आप इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हो. ओके, तो हमने क्या किया? एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर किया. सो दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन कि अगर हमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करना होता है, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट एरे. इफ वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट डेटा टाइप, देन वी हैव टू यूज स्ट्रक्चर. बट अगर मैं सी प्रोग्राम की बात करूँ, तो स्ट्रक्चर को कैसे एक्सेस करेंगे? बाई डॉट ऑपरेटर और बाई एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. तो ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, अगेन दिस इज द पॉइंटर, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. सो दैट्स वाई वी हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास. जो हमने यहाँ पे क्लास बनाया है, सेम इस तरीके से आप क्लास बनाओगे. तो व्हाट इज अ क्लास? क्लास बनाने के लिए इट इज़ अ टेम्पलेट. व्हाई इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लू प्रिंट? बिकॉज लेट अस सपोज दिस इज आवर क्लासरूम. इस क्लासरूम में मालविका है, नंदा है एंड सतीश है. ओके, so I am teaching object oriented programming, but the grasping power of all the three person like 1, 2, 3 are different, because everyone has different state of mind.
सो मैं पढ़ा रही हूँ एक ही चीज़, बट स्टिल आप तीनों अपना अलग अलग समझ रहे हो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास. अब क्लास कैसे बनाएंगे? तो क्लास बनाने के लिए यू हैव क्लास कीवर्ड एंड देन क्लास का नेम. दिस इज क्लास का नेम. सो इट कैन बी एनी नेम दैट इज यूजर डिफाइंड. इसके अंदर हम क्या डालेंगे? तो ऑलवेज इन अ क्लास. अभी सी में हमने क्या पढ़ा? इसी में हम वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं एंड यहाँ पे मेथड्स भी डाल सकते हैं, दैट इज अ फंक्शन. सिमिलरली जावा में आप वेरिएबल्स भी डालोगे और मेथड्स भी डालोगे. तो वी कैन से देयर इज अ क्लास. दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड मेथड्स. सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं आपकी क्लास में, डेटा एंड मेथड्स. डेटा आर नोन एज वेरिएबल एंड मेथड्स आर नोन एज फंक्शंस. बट जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो आपकी सी में आता है, जावा में आप उसको बोलते हो मेथड. सो दिस इज अ क्लास. नाउ अब हमें मालूम है कि सी में हमारा एक मेन फंक्शन है जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. बट जावा क्या बोलेगा कि मेरी एग्जीक्यूशन तो मेन से ही स्टार्ट होगी, बट बिकॉज की इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन ईच एंड एवरी मेथड शुड बी इन अ क्लास. आप एक क्लास के अंदर ही मेथड बनाओगे और मेथड के अंदर फिर यू आर गोइंग टू राइट ऑल द थिंग्स. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड approach? This is a modular approach. Modular, or I can say this is bottom up approach. Why bottom up approach? Because मैंने आप तीनों को टास्क दिया, ठीक है. तीनों क्या करेंगे? क्लास 1 बनाएंगे अपना, क्लास 2 बनाएंगे, क्लास 3 बनाएंगे. एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम, है ना, तो हम सारी कोडिंग मेन में करते थे ट्रेडिशनली. बट नाउ इट इज वॉट वी विल डू, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट ऑल द लॉजिक इन दिस मेन. Whatever program we have given, we are going to write all the instruction in different classes. And then what we have to do, we have to create the instance of that particular class what we want to access in main method. Like if I want to access class 1 all the properties, then what I will do, I will write here class name and object name semicolon, or I will write new equals to class name followed by method symbol. सो दिस टू कोड आई हैव टू राइट इन द मेन फंक्शन. इसका क्या मीनिंग है कि ये जो क्लास 1 है उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, एंड देयर इज अ न्यू ऑपरेटर विच इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एंड अगेन दिस इज व्हाट क्लास का नेम फॉलोड बाय मेथड सिंबल. सो व्हाई वी आर क्रिएटिंग इंस्टेंस, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट. whenever we have to access this template, then we have to create an object. Like जब मैं ये पीपीटी बनाती हूँ, ठीक है, तो what I am doing is कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाती हूँ and I just choose blank template, and whenever I am writing all the things in here, I am just creating the instance of this presentation. Similarly आपने एक क्लास बना लिया तो आपके पास एक टेम्पलेट गिवन है, एनी वन कैन यूज दैट टेम्पलेट. बट आप क्या करोगे, उस क्लास को एक्सेस करने के लिए यू आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, दे विल गिव अ प्रोग्राम, है ना, एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द आउटपुट. और समटाइम्स उन्होंने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे प्रोग्राम पूछा है. सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे बाय द न्यू ऑपरेटर. सो दिस इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so it is object, we are skipping this. Now what is instantiation and what is constructor and destructor? Always इस पे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है आपके टॉपिक पे. So what is instantiation? Instantiation is a word which comes from instance. It means we have to create an object. So let us suppose if I am writing class test, okay, I have one variable integer number and I have another variable string name, and I have a method void display, and there I have written system. ये कोडिंग आपको याद है जावा की या भूल गए? याद है मैम. याद है. चलो, and I will write here class main public static void main, and here I am writing test t1 equals to new test. So this is the program, simple program, okay.
So what is instantiation? See, I have created a separate class. पहली चीज़, because Java हमें ये फीचर दे रहा है कि we can write different class. आप कितने नंबर ऑफ क्लास बनाओ किसी प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो मेन मेथड है वो अपनी एक सेपरेट क्लास में होगा. एंड दिस इज मेन, बोथ में डिफरेंस है, बिकॉज जावा इज केस सेंसिटिव. तो ये भी आपका एक क्वेश्चन था, जावा केस सेंसिटिव है क्या? यस, बिकॉज इफ आई एम राइटिंग मेन, तो यहाँ पे मेन कैपिटल है एंड आई एम राइटिंग मेन मेथड. सो दिस इज द मेन मेथड जहाँ से आपका एग्जीक्यूशन शुरू होगा. ओके, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट T1. सो व्हाट इज T1? T1 इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू रेफरेंस क्लास टेस्ट. तो हम यहाँ पे चले जाएंगे क्लास टेस्ट, एंड नाउ वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. देन उसके लिए ऑपरेटर होता है न्यू. न्यू के बाद हमने अगेन यहाँ पे क्लास का नेम लिखा टेस्ट, बट मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड का सिंबल. सो एनी वन कैन से मी व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? Constructor. It is a constructor. Why it is a constructor? Because we have seen कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल के आगे if I am using this symbol, it means now this variable has converted into a function. Okay, and we can say this variable has converted into method. अगर हम object oriented की बात करेंगे और function आप बोलोगे C में. But this is a special kind of method. क्यों special kind of method है? Because the name of the class test and the name of the method both are same. So this is not a method, this is a constructor. ये चीज क्लियर हुआ? And what is the use of constructor? So constructor is always used for instantiation of variables. So इसका ये मतलब है कि कंट्रोल आपका यहाँ से कहाँ पे जाएगा? इस क्लास के अंदर. ओके, इस क्लास के अंदर आप बोलोगे कि मैम आपने तो कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर? प्रॉपर्टी नंबर 1, either you can write or either you cannot write. So if I am not giving any constructor here, then it means it is a default constructor. Why default? Because हमने यहाँ पे कोई भी arguments पास नहीं किया है. And whenever I have written this test 5, it means कि I am passing the argument parameter so and so in this constructor. So this is the case of what? Parameterized constructor. तो बिकॉज कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो चलेगा. इससे कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा. देन इट विल सी नम, इट विल सी स्ट्रिंग नेम. लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नम इक्वल्स टू 5. लेट अस सपोज मैंने नेम इक्वल्स टू लिख दिया कंबाइन CS. नाउ अगेन यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, दिस इज स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये आपके C में नहीं होता. whenever we are going to store some word or any alphabet or any character into data type, then C में आपका आप क्या करोगे? एरे बनाओगे. बट जावा में एरे वैरे बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली स्ट्रिंग डेटा टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप इन जावा. बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है. उसके बाद बट हमारे में नहीं पूछा जाता है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है. नाउ वाइड डिस्प्ले, तो ये हमने यहाँ पे बना दिया. ओके, वाइड डिस्प्ले का ये मीनिंग है, सॉरी T1, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, T1 के साथ हम इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे जाएगा कंट्रोल एंड इट विल सिंपली प्रिंट यू हाई ऑन द कंसोल. तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया. सो दिस इज अ नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया है. ये जो मैंने इनिशलाइज किया, ये डायरेक्टली मैंने इनिशलाइज किया. तो आइदर आई कैन डू लाइक दिस और आइदर इट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे? कंस्ट्रक्टर में कैसे पास करेंगे? सो इफ वी हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देन लाइक दिस वी कैन डू. यहाँ पे एक कोड करेंगे हम. यहाँ पे वी आर सिंपली गोइंग टू राइट टेस्ट. ओके, इसके अंदर हम लिखेंगे नम इक्वल्स टू 5 एंड नेम इक्वल्स टू कंबाइन CS. तो आपको ये हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इसका क्या काम है? ये इस तरीके से काम करेगा. क्लियर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको मालूम है, हो गया क्लियर? इस पे आपको क्वेश्चंस पूछेगा आउटपुट का, अदरवाइज दे विल गोइंग टू आस्क यू कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज. दोनों क्वेश्चन आपका पूछा है. तो एक है डिफॉल्ट, एक है पैरामीटराइज. कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों करते हैं? वेरिएबल्स को इंस्टेंशिएट करने के लिए, डेट इज इनिशियलाइज करने के लिए. एंड लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने बताया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो इसी कोड को कैसे चेंज करूँगी? मैं यहाँ पे लिख दूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 कॉमा कंबाइन CS डबल कोट्स के अंदर.
नाउ व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास किए. तो अभी इसी प्रोग्राम को कैसे लिखोगे? पहला है आपका इंटीजर, तो ये प्रोग्राम की कोडिंग अभी ऐसे हो जाएगी, टेस्ट. बिकॉज फर्स्ट इज इंटीजर तो यू हैव टू राइट इंटीजर x एंड सेकेंड इज कैरेक्टर तो वी हैव टू राइट स्ट्रिंग y. यहाँ पे आपको ये समझना है कि जिस तरीके से आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे उसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं करोगे. फर्स्ट थिंग, यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस बिकॉज आपने यहाँ पे इंटीजर पास किया तो ये जो वेरिएबल है x वो हमेशा इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा. दिस इज y, इट विल होल्ड अ स्ट्रिंग वैल्यू. तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर आपने ये लिखा इंटीजर x इंटीजर y तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये जो नम है ये इस क्लास का पार्ट है, दैट इज ये यहाँ का प्राइवेट मेंबर है. ओके तो ये प्राइवेट मेंबर है. तो अब आप क्या करोगे? नम इक्वल्स टू x, नेम इक्वल्स टू y. गेटिंग माई पॉइंट? ये जो हमने यहाँ पे पास की 5 ये यहाँ पे कॉपी हो गया, ये यहाँ पे कॉपी हो गया. अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टोर दिस टेम्पोररी वेरिएबल इनटू दिस क्लास वेरिएबल. तो आपका नम में जाएगा x, इसमें जाएगा y और सिंपली आप यहाँ पे क्या प्रिंट कराओगे? नम एंड नेम. ओके so this is example of parameterized constructor. So anyone has any doubt? No. So see, अब यहाँ पे मैं आपको तीसरा चीज बताती हूँ. So what we have done is ये हमारा x डिफरेंट नाम है, ये y डिफरेंट नाम है. This is different name, this is different name. So there is no problem. And this is what this is known as compile time program. Compile time binding. Why it is known as compile time binding? Because हमने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया है, अलग अलग वेरिएबल्स यूज किया है. Now we have another concept of runtime binding. What is runtime binding? Let us suppose I have written variable name num, I have written name. Okay, यहाँ पे x की जगह I can write here num, y की जगह I can write here name. क्या कुछ एरर आएगा? Yes or no? एरर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये जो वेरिएबल है वो इस क्लास का पार्ट है. ओके एंड ये जो नम है, ये जो नेम है वो इस कंस्ट्रक्टर का पार्ट है. सो देयर विल बी नो एरर बिकॉज आई एम राइटिंग डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम. तो डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम लिखा, इट मीन्स वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इनटू दिस कंस्ट्रक्टर. तो ये कोई एरर नहीं आएगा. बट प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पे नम है, हम क्या कर रहे हैं? इस कंस्ट्रक्टर की मदद से वी आर इनिशियलाइजिंग दिस वेरिएबल्स. ओके तो इस नम में क्या जाएगा? ये वाला नम. तो अभी यहाँ पे क्या जाएगा? नम. यहाँ पे क्या जाएगा? नेम. तो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज RHS. ये RHS किसका पार्ट है? क्लास का पार्ट है. एंड व्हाट इज LHS? दिस इज हाउ वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू 5. वी आर ऑलवेज असाइनिंग वैल्यूज इनटू अ वेरिएबल लाइक दिस, है ना. तो वही चीज़ यहाँ पे किया है कि नम में हमको क्या करना है? हमको ये वेरिएबल यहाँ से पास करनी है. तो नम इक्वल्स टू नम. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम का केस. व्हाई दिस इज प्रॉब्लम का केस? बिकॉज योर कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज कि हमें करना क्या है भाई. x इक्वल्स टू x लिख दिया तो क्या है x की वैल्यू हमें नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू इसमें डालनी है कि इसकी वैल्यू इसमें डालना है. गेटिंग माई पॉइंट? कि आपका मशीन जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर इट विल गेट कन्फ्यूज. तो नाउ एनी वन कैन टेल मी कि ये जो प्रॉब्लम अकर हुआ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर? use different variable. तो डिफरेंट वेरिएबल का तो भी प्रोग्राम बनाया ही था ना, उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट आई डोंट वांट टू यूज डिफरेंट वेरिएबल, मुझे सेम ही वेरिएबल यूज करना है. This keyword, this dot. यस वी हैव टू यूज दिस कीवर्ड. ठीक है, ये मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ. वी हैव टू यूज दिस कीवर्ड. सी ओके सो वी हैव टू यूज दिस कीवर्ड. सो दिस इज हाउ दिस कीवर्ड पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है. दिस मीन्स करंट रेफरेंस. जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज माई लैपटॉप. वाई? बिकॉज दिस लैपटॉप इज वेरी नियर टू मी. आई विल टेल दैट इज माई विंडो. तो विंडो हमसे दूर है इसलिए हम दिस और डैट का यूज़ करते हैं. बेसिक क्वेश्चन है ये आपका. नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया? टेस्ट एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया इंटीजर नम एंड अगेन मैंने यहाँ पे डाला स्ट्रिंग नेम.
तो आई कैन गिव द सेम वेरिएबल नेम ऑल्सो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम का केस यहाँ पे आएगा कि आपका जो ये वैल्यू है 5 और CCS, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एक CCS है, तो इस नम में क्या वैल्यू है 5, नहीं सॉरी, इस नम में क्या वैल्यू है 5, तो ये हमारा कांस्टेंट है 5, तो ये नम किस में असाइन होना चाहिए, इस नम में। ओके, सो वी हैव टू राइट हियर दिस डॉट नम, वी हैव टू राइट दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, एंड इस नम में क्या है 5 और इस नम में है हमारा ये वर्ड, एंड दिस नम का ये मीनिंग है करंट रेफरेंस। सो व्हाट इज द करंट रेफरेंस, इसका रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एंड ये ऑब्जेक्ट किसका पार्ट है, इस क्लास का पार्ट है। सो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम का केस नहीं होगा। सो दिस इज हाउ कि कंस्ट्रक्टर, मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट आर यूज फॉर जस्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर दो तरीके के होते हैं, पैरामीटराइज्ड एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके आपको एग्जाम्पल बताए। उसके बाद जो दिस कीवर्ड है वो कंस्ट्रक्टर के साथ ही यूज होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर में आपका ये है कि कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, नॉट इवन वॉइड। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिखा है, वी नो कि हम मेथड कैसे लिखते हैं, मेथड हम कैसे लिखेंगे, मेथड का क्या है, रिटर्न टाइप, ओके, मेथड नेम, एंड हियर विल बी आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ डिक्लेयरिंग फंक्शन, और इस तरीके से इसके अंदर हम इसका बॉडी लिखते हैं। सो दिस इज द रिटर्न टाइप इन अ मेथड। बट अगर कंस्ट्रक्टर होगा तो ये आपका ये नहीं होगा। इफ आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो हम मेथड में क्या लिखते हैं, वॉइड, बट कंस्ट्रक्टर में आपका वॉइड भी नहीं आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर। सो एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So we have a class test. Okay. In this class, I can write multiple constructor. Multiple constructor I can write. ये मेरा एक मेन मेथड है। इस मेन मेथड के अंदर आई विल राइट हियर टेस्ट है। सो टेस्ट T1 इक्वल्स टू न्यू T1। सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मेरा आएगा, सॉरी, ये आएगा टेस्ट, ये टेस्ट है। ओके, सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ T1 फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी न्यू टेस्ट 5। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, टेस्ट इंटीजर x। क्यों, क्योंकि आई एम पासिंग वन आर्ग्यूमेंट एज इंटीजर। नाउ अगेन आई कैन राइट T1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट फ्लोट। ओके, तो यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा टेस्ट फ्लोट। सो व्हाट इज, क्या मीनिंग है इसका, कि इन अ क्लास जिस तरीके से आप इफ यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, सिमिलरली यू कैन यूज कंस्ट्रक्टर मल्टीपल टाइम्स। तो व्हाट वी कैन नोटिस हियर, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम, बिकॉज ये तीनों कंस्ट्रक्टर किसका पार्ट है, क्लास का पार्ट है, बट तीनों का जो आर्ग्यूमेंट्स है दीज आर डिफरेंट। सो वी कैन कंक्लूड हियर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्या एग्जाम्पल है बताओ जल्दी से, कंस्ट्रक्टर Overloading. overloading. Okay, so we have multiple constructor and the signature are different. So this is example of constructor overloading. And December 19 में आपका क्वेश्चन आया है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे। दे हैव गिवन द प्रोग्राम एंड आपको आउटपुट निकालना है। सो दैट वी कैन डू। सो दिस इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एंड जितने भी हमने कंस्ट्रक्टर लिखे, इन सारे कंस्ट्रक्टर को हमें फ्री करना होगा। इफ़ वी आर नॉट यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर, तो इसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है डिस्ट्रक्टर। तो आप कितने भी कंस्ट्रक्टर यूज़ करो चलेगा, बट इन अ क्लास देयर विल बी ओनली सिंगल डिस्ट्रक्टर, जिसका क्या यूज़ है, गार्बेज कलेक्शन। इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टर के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? सो दिस इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। Now let us move ahead to inheritance. So what is inheritance? Inheritance means we have a grandparent, then हमारे parent है, then हम है, child है। Okay? So grandparent के कुछ features है जो parent में आएंगे, then वो कुछ features हम में आते हैं। So this is a natural case, real world का ये problem है। अगर ऐसा problem हमें solve करना है तो we can't use C language. So that's why आपका object oriented में inheritance का problem आया।
लेट अस सपोज अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, व्हीकल. ओके, व्हीकल इज अ क्लास. इस व्हीकल में यू कैन परचेज कार, यू कैन परचेज बाइक, यू कैन परचेज अ ट्रक. ओके, बट ये तीनों कैटेगरी किस में आएगा? व्हीकल में. इट मीन्स कि वी हैव अ पेरेंट क्लास. इस पेरेंट क्लास में व्हाट वी कैन डू, वी हैव अ सेपरेट डेटा, काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं. एंड वी हैव अ चाइल्ड क्लास जो क्या करेगा, इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा. एंड इनहेरिट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड. ओके, तो इसका ये मीनिंग है कि अगर मैंने यहाँ पे डेटा लिखा इंटीजर एक्स, तो आप इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स ये जो वेरिएबल एक्स है उसका बिहेवियर क्या है? प्राइवेट. अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो वी नो कि अगर इसका प्राइवेट बिहेवियर है तो आप इस क्लास के बाहर इस क्लास को यूज़ नहीं कर सकते, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते. बट स्टिल आई एम टेलिंग कि आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लिखा है. तो यहाँ पे हमें फिर से रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. कैसे यूज़ करेंगे ये अलग बात है, बट आपको ये समझना है कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? कोड रीयूज हो रहा है. ठीक है. एंड दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ आई गेस 2019. उन्होंने इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी पे 4 ऑप्शंस दिए थे और आपको पूछा था एलिमिनेट करना है. तो कहीं पे भी अगर कोड रीयूजिबिलिटी की बात आएगी, दैट इज इनहेरिटेंस. वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग हियर, वी आर जस्ट गिविंग द रेफरेंस लाइक सुपर कीवर्ड. सुपर कीवर्ड का यूज़ करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो, लाइक सुपर डॉट एक्स. अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी तो आप यहाँ से इसका डेफिनेशन कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे. सो दिस इज इनहेरिटेंस. नाउ इनहेरिटेंस में आपके काफ़ी सारे इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं. सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्कियल. तो ये सारे आपके थ्योरी पार्ट होते हैं इनहेरिटेंस के. तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है इनहेरिटेंस का. Yes, sir. ओके. नाउ इनकैप्सुलेशन बाद में देखेंगे. इसमें ही आपका एक कंटिन्यूस आता है पॉलीमॉर्फिज्म. सो व्हाट इज पॉली? पॉली मीन्स मेनी. इट मीन्स कि वी हैव अ क्लास लाइक मैमल. वी आर अ मैमल एंड एनिमल्स आर ऑल्सो मैमल्स. क्यों? क्योंकि मैमल्स का मैंने कुछ फीचर डाल दिया, लाइक 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 2 आइज है. ह्यूमन्स के भी 2 हाथ है, 2 पैर है, एनिमल्स के भी 2 हाथ 2 पैर है. तो वी कैन से कि there are so many different classes. They all are interrelated with a inheritance property, but the behavior of implementation is different. What does it mean? It means मैंने यहाँ पे एक मेथड ले लिया रनिंग. ओके, दिस इज अ मेथड रनिंग. जब ह्यूमन दौड़ेगा उसकी स्पीड क्या होगी? लेस होगी. किससे? एज कंपेयर टू एनिमल्स. गेटिंग माई पॉइंट? Although they are the classes, they are interrelated with inheritance property, but still the behavior of implementation is different. So that is known as polymorphism. So in polymorphism we have compile time polymorphism and we have runtime polymorphism. तो जो मैंने आपको अभी ओवरलोडिंग सिखाया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग. एंड हमारा एक होता है क्या? जल्दी बताओ. Over Riding. This is the concept of runtime polymorphism, and this was one of the previous year question. ओवरलोडिंग में आपका 2 तरीके से होता है. दैट इज हमने एक जो देखा वो हमने देखा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. दूसरा आपका होता है मेथड ओवरलोडिंग. ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कंस्ट्रक्टर में नहीं होता है, आपका क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग होती है. सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने देखा कि क्लास का नेम है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ऐसे पास कर रहे हो. सिमिलरली अगर मैं मेथड की बात करूँगी, मेथड किसका स्कोप है? तो आपके किसी क्लास के अंदर आप मेथड्स लिखते हो, है ना. ये एक क्लास बना दिया, इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया डिस्प्ले. सो दिस इज डिफ़ॉल्ट, मैंने बनाया डिस्प्ले एक्स. दिस इज डिफरेंट, मैंने बनाया डिस्प्ले एक्स कॉमा वाई. So this is method overloading. We have same methods in a class,
बट आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप मेन मेथड बनाओगे, मेन मेथड में ऐसे लिखोगे T1 ऑब्जेक्ट है, T1 डॉट डिस्प्ले, तो ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा T1 डॉट डिस्प्ले 5, तो ये इसको कॉल करेगा। और मैंने डाला T1 डॉट डिस्प्ले 4,5, तो ये इसको कॉल करेगा। तो दिस इज अ सिमिलर केस ऑफ कंस्ट्रक्टर, बस यहाँ पे नाम क्या है, डिफरेंट है क्लास का नेम, सो दैट्स व्हाई इट इज अ मेथड। अगर हम ओवरराइडिंग की बात करेंगे तो ओवरराइडिंग में क्या होगा, वी हैव डिस्प्ले तो मैंने क्या बनाया, इंटीजर। ओके, ओवरराइडिंग होने के लिए 3 प्रॉपर्टीज होना चाहिए। व्हाट आर द 3 नेसेसरी प्रॉपर्टीज? सबसे पहली बात, आपका जो मेथड है, मेथड का नेम सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, और आई कैन से जो उनके पैरामीटर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। इसमें आपकी 3 चीज़ें होती हैं, सेम होना चाहिए, सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर इंटीजर लिखा तो यहाँ पे भी इंटीजर इंटीजर ही होगा। एवरीथिंग शुड बी चेंज। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको भी कंसिडर करते हैं कि आपका ये भी सेम होना चाहिए, बट रिटर्न टाइप में और मे नॉट कैन बी सेम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये है आपका मेथड ओवरराइडिंग। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सो ये था आपको ओवरऑल क्वेश्चंस। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका बाद एक आपका रहता है इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन मीन्स कि जब आपका एक डेटा है, एक क्लास है, उसमें आपके जितने भी डेटा हैं, जितने भी मेथड्स हैं, आप उसको बाइंड कर दो एक सिंगल यूनिट में, दैट इज नोन एज अ क्लास। सो दिस इज इनकैप्सुलेशन। जैसे अगर हम अपने बेसिक में पढ़े होंगे तो ये जो इनकैप्सुलेशन है, किस वर्ड से बना है, कैप्सूल। सो व्हाट इज अ कैप्सूल? एक कैप्सूल के अंदर हमारा डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होता है, करेक्ट? तो इन सारे इंग्रेडिएंट से मिलके हमारा एक कैप्सूल बनता है। सो दैट इज हाउ कि ये आपका बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनकैप्सुलेशन, तो यहाँ पे एग्जाम में ये देखा गया है कि आपको ये एक डेफिनेशन दे देंगे और वो डेफिनेशन में आपको ये पूछते हैं कि वो इनकैप्सुलेशन है, वो डेटा हाइडिंग है, वो अब्स्ट्रैक्ट है, या वो इंटरफेस है। सो दीज 4 टर्म्स आर इंटर रिलेटेड। तो इनकैप्सुलेशन का क्या मीनिंग है? डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का ये मीनिंग है कि लेटर सपोज मैंने ये ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाया, ठीक है। वी नो कि व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, इस वेब एप्लीकेशन में फ्रंट एंड का डिज़ाइन होगा, जिसमें आप HTML CSS यूज़ करोगे, वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हो, आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप ड्रीम वीवर वगैरह का यूज़ कर सकते हो फ्रंट एंड। इसके बाद इसका एक बैकएंड होगा, बैकएंड में आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करोगे और एक DBMS का यूज़ करोगे, एंड दैट इज़ हाउ ये आपका एक वेब एप्लीकेशन बनता है। तो ये डेटा हाइडिंग का ये कॉन्सेप्ट है। लेटर सपोज मेरे पापा है ना, उनको उनको क्या नॉलेज है कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड व्हाट इज़ बैक एंड। सिमिलरली एक यूज़र है, एक क्लाइंट है, उसको हम क्या करेंगे, उसके जो मतलब का है, डेट इज़ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, हम सिर्फ उसको वही का एक्सेस देंगे। अदरवाइज एक्चुअल कैसी कोडिंग हो रही है वो हम उनको नहीं बताएंगे। सो व्हाट इज़ डेटा हाइडिंग? इट इज़ अ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये बोलेगा कि आप क्या करोगे, जो भी एक्सटर्नल यूज़र है उसको जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही दिखाने का है, बाकी जो उस कस्टमर के अकॉर्डिंग अनरिलेवेंट डेटा है उसको आप हाइड कर लोगे। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग है ऑलवेज इट विल गो विथ बाइंडिंग। तो किसी भी डेफिनेशन में अगर आपको बाइंडिंग कीवर्ड मिलेगा तो आंसर होगा इनकैप्सुलेशन। देन व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हाट इज इंटरफेस? तो अभी जो हमने क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ओके, मैंने ये बोला क्लास है, इसके अंदर हमने S1, इसके अंदर हमने डेटा बनाया, मेथड्स बनाया, सो एंड सो।
एक यहाँ पे आपका क्लास बना मेन, मेन के अंदर हमारा मेन मेथड है ना। अगर मुझे ज़रूरत है इस क्लास को एक्सेस करना है तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी। फाइन, इफ़ आई एम रिक्वायर्ड मैं इसका बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी। बट देयर इज़ अ केस, जब मैंने ये बोला कि मेरे पास एक क्लास है S2 और मैं ये चाहती हूँ इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बना दिया डिस्प्ले ना। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास है लाइक 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये सारा आपका क्या है, चाइल्ड क्लास है जो इनहेरिट कर रहा है किसको, S2 को। तो बिकॉज कि ये इनहेरिट कर रहा है, अगेन हमने ये पढ़ा है कि हमारी मर्जी होगी तो हम यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट क्लास का आप सारा एक्सेस करो, ज़रूरी नहीं है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट देयर माइट बी अ केस जब आप ये बोलो नहीं कि ये एक क्लास को बना दो अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का ये मीनिंग है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नाउ इट इज़ कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड क्लास इफ़ दिस क्लास इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट। तो जितने भी क्लास हैं जो इसको इनहेरिट कर रहे हैं उन सब में आपको यहाँ पे डिस्प्ले मेथड का बॉडी देना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज कंपल्सरी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट। समझा? यस, ये सब याद है या भूल गए? Yes, ma'am. सो इफ, अब जो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है वो एक क्लास के भी साथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगेगा और वो एक मेथड के भी साथ लगता है। ओके, तो इफ आई एम राइटिंग योर अब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये क्लास का बिहेवियर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट। इस क्लास के अंदर जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे, मेथड होंगे, वो सारे क्लास को एक्सटेंड करने पड़ेंगे अगर यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। नाउ इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकता है कि मेरा एक डिस्प्ले मेथड है, मेरा एक मेथड है शेप। अगर मैंने इस मेथड के आगे लगा दिया अब्स्ट्रैक्ट, इट मीन्स ये अगेन ये मेथड है जो हर क्लास के अंदर इसका आपको बॉडी देना पड़ेगा। एंड अगर इसके अंदर मैंने शेप के पास यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया है तो एनीवन कैन से मी इसका क्या मीनिंग है, ये किस टाइप का मेथड है। दिस इज नोन एज कंक्रीट मेथड। ठीक है, Yes. तो अभी ये समझना है हमें कि एग्जाम में कभी कभी वो आपको दे देंगे अब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज कंक्रीट मेथड। तो अगर हमने किसी भी मेथड के आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर नहीं लगाया, अगर अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया तो दिस इज अब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर नहीं लगाया तो देन दैट मेथड इज नोन एज कंक्रीट मेथड। तो अगर कोई चाइल्ड क्लास है जो किसी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, देन इट इज़ कंपल्सरी कि जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उन सबका आपको यहाँ पे सिग्नेचर देना पड़ेगा। बट जो कंक्रीट मेथड है अगेन ये आपका ऑप्शनल हो जाएगा, मर्जी हो तो इसकी बॉडी दो, अदरवाइज बॉडी नहीं प्रोवाइड करिए। फाइन, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. चीज़ें रिकॉल हो रही हैं हाँ. या सब कुछ पहले से पता था? मुझे आप लोग बता सकते हो कि मैम ये चीज़ मालूम है, जस्ट स्किप इट। यू कैन टेल मी गाइस सो दैट कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो इंटरफेस अभी ऐसे भी आपका ये लास्ट ही है। इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ, नाउ इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट, ऑलवेज यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट्स। सो दिस इज द कीवर्ड बाय विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंस, दैट इज इनहेरिटेंस। तो इम्प्लीमेंट का ये मीनिंग है, दिस इज बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट। जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने क्या चीज़ें पढ़ी, इट कैन हैव अब्स्ट्रैक्ट मेथड और इट कैन हैव कॉन्क्रीट मेथड। तो अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं इसको बस यूज़ करूँगी, इसको नहीं यूज़ करूँगी। बट इंटरफेस ये बोलता है नो, इफ़ देयर इज़ अ इंटरफेस देन जितने भी इस इंटरफेस का पार्ट होगा, एवरीथिंग इज अ टाइप ऑफ अब्स्ट्रैक्ट। So whenever each data, each method is a type of abstract, it means कि अगर इस इंटरफेस को कोई क्लास है 1,
अगर वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, देन इट मीन्स कि यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे दिया है। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग, हम सिर्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे डेफिनेशन आपका क्या होता है? नहीं होता है। तो सिर्फ डिक्लेरेशन करने से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इस डेटा में कुछ वैल्यूज असाइन करना है, इस मेथड में कुछ काम करना है। सो कैसे करेंगे? तो इस इंटरफेस के बाहर जो आपका क्लास है, इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा उस इंटरफेस को। और अब आप यहाँ पे लिखो डेटा इक्वल्स टू 5, मेथड को यहाँ पे पूरे इसकी बॉडी प्रोवाइड करो। सो यहाँ पे हमें क्या डिफरेंस समझ में आया इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट में? कि अब्स्ट्रैक्ट में अगर आपका कॉन्क्रीट मेथड है या फिर अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो आप इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हो इन द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। बट अगर वो इंटरफेस देयर इज नो डेफिनेशन, दैट्स वाई यहाँ पे कंपलसरी होता है कि आप जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगा वो इसकी डेफिनेशन को प्रोवाइड करेगा। ओके? Ma'am, please explain with one example. सॉरी, क्या बोला आपने? फिर से बोलिए। Please explain with one example. एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पल मैं लेके आऊँगी, इसका एग्जाम्पल मैं लेके आऊँगी। इसका एग्जाम्पल मैं अभी मैं कंपाइल करूँगी एंड आई विल गिव यू द फॉर द असाइनमेंट। एंड उसके बाद जो आज रात की क्लास होगी, इस रात की क्लास में सारा कंपाइल करके ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। टुडे नाइट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो अब अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, देखो, लैंग्वेज डिज़ाइन एंड ट्रांसलेशन इश्यूज। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पैराडिग्म्स एंड मॉडल्स कभी नहीं आएगा। इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, व्हाट इज मॉड्यूलर अप्रोच, व्हाट इज टॉप डाउन, व्हाट इज बॉटम अप। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब है सी, मॉड्यूलर का मतलब है C++ और जावा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। टॉप डाउन अप्रोच, अगर आप एक पेरेंट क्लास बना रहे हो, उसको कोई चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है, दिस इज टॉप डाउन। बॉटम अप की बात करेंगे, अगेन दिस इज द केस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद आपका जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, वर्चुअल कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड बाइंडिंग टाइम, दैट इज कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। ओके, उसके बाद सिंटेक्स, स्टेजेस इन ट्रांसलेशन, दैट इज द कंपाइलर फेज। ये आपका इस पूरे टॉपिक में से सिर्फ कंपाइलर फेज इज द इम्पॉर्टेंट। ये पहली बात हो गई। एलिमेंट्री डेटा टाइप की बात करें तो कभी इससे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा है, स्केलर एंड कंपोजिट। आपको हमेशा डेटा टाइप से पूछता है, तो डेटा टाइप से भी बहुत रेयर क्वेश्चन देखा गया है। इसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी, ऑलवेज यू विल गेट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, जिसके लिए आपका ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड रिकर्शन, बिकॉज जो भी वो पॉइंटर का क्वेश्चन देंगे या फिर फंक्शन का कॉन्सेप्ट देंगे, उसमें रिकर्शन भी रहेगा, उसमें सीक्वेंस कंट्रोल भी रहेगा, और उसमें आपके लूप्स भी रहते हैं। तो वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके। ओके, उसके बाद हमने अभी क्या कवर किया? कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? व्हाट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, ये। इस पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपके 3 से 4 स्टेटमेंट गिवन होंगे एंड यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। सिर्फ इसके प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद अगर C++ की बात करें, ये सारे फीचर्स आपके यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल, कांस्टेंट, अब इस बार तो 2020 में इन्होंने वेरिएबल्स पे ही पूछ लिया कि हाउ यू आर गोइंग टू डिक्लेयर द वेरिएबल। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल फंक्शन का, तो ये सिर्फ C++ में है, जावा में नहीं होता। अदरवाइज आप यहाँ पे देखो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, टेम्पलेट, ये सब कुछ सेम है। एक्सेप्शन की बात करें, अगेन एक्सेप्शन से कभी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया, बट मैं इसका अभी आपको ओवरव्यू दे दूंगी सो दैट कि आपके दिमाग में रहेगा, अगर क्वेश्चन आया तो यू कैन सॉल्व। क्यों? क्योंकि बहुत पहले इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद वेब प्रोग्रामिंग, अभी आप कितना HTML पढ़ोगे? ये अनलिमिटेड है ना, और इस पर यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका एक वर्चुअल फंक्शन है, तो वर्चुअल फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, इसका मेरे पास एक नोट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आपको ये सारे एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस मैं आपको एक एक्सेप्शन रह गया ये बता देती हूँ, बिकॉज एक्सेप्शन एंड एरर, इस पर आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सो एनीवन कैन टेल मी द डिफरेंस?
What is exception and what is error? Error means any compile time error, or it can be a runtime error, It can be a logical error. logical error. So what is error? If in a program we have error, it means we can't go ahead. We cannot without removing that error we can't go ahead. उसका execution यहाँ पे stop हो जाएगा program का. But what is exception? If there is exception, we can continue with the program. So then what is exception? Exception means We can handle the exception, yes. If but I have we written can't ARR modify 5, it. yes. If I have written ARR 5, it means the size of this array is 5. We can store 5 different variables values in this array. But let us suppose मैंने एक loop चला दिया for I equals to 0, I less than 10, I plus plus. इसके अंदर मैंने लिखा ARR I और इसकी वैल्यू को मैंने एक टेम्प में स्टोर किया. ओके. सो अगर आपने 5 दिया है एंड इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि ARR 5 है, इसकी ARR 6 की वैल्यू क्या है, तो क्या बताओगे? अगर हम इसको जावा में रन करेंगे तो एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, दैट इज एरे Out of इंडेक्स index आउट out ऑफ of वन. तो इस टाइप के आपके बहुत पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो दिस आर द एक्सेप्शंस कि आपको नहीं पता कि आपने कोडिंग में एक्चुअल क्या गड़बड़ी की है, बिकॉज कि यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर नहीं है. सो दैट्स वाई आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल करेगा, सक्सेसफुली रन करेगा, बट जो इसका बिहेवियर है वो कुछ और आएगा. सो दिस इज एक्सेप्शन. सो एक्सेप्शन के लिए वी हैव डिफरेंट कीवर्ड्स लाइक हमें नहीं मालूम कि आने वाले टाइम में मेरा ये कोड कुछ एरर जनरेट करने वाला है. सो वी हैव ट्राई ब्लॉक. सो व्हाट इज ट्राई ब्लॉक? अगर आपकी जो एक्चुअल कोडिंग है वो आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे, व्हाट यू थिंक कि ये आपके फ्यूचर में कुछ अनडिफाइंड बिहेवियर ला सकता है, तो उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे. वाई? बिकॉज अगर ट्राई ब्लॉक में आपने कुछ कोड किया एंड इन फ्यूचर अगर वहाँ से कुछ भी एरर जनरेट हो रहा है, इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है कैश ब्लॉक. तो आपका यहाँ पे अगर एरर हुआ, अगर एरर अकर हुआ तो आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और उस टाइम पे आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है. तो ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि उन्होंने इसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा था कि देयर इज ट्राई ब्लॉक, यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा. ठीक है. कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे एरर आएगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो दिस इज द यूज ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक. नाउ अगेन यहाँ पे आपका बहुत कुछ होता है, लाइक आप मल्टीपल ट्राई ब्लॉक यूज कर सकते हो एक प्रोग्राम में. आप एक ट्राई के अंदर नेस्टेड ट्राई लिख सकते हो, बट फॉर ईच ट्राई आपका सेपरेट क्या होना चाहिए, कैश ब्लॉक होना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चाहे जितना भी ट्राई ब्लॉक लिखो बट आपका फिर कैश ब्लॉक होना चाहिए. हर ट्राई के करस्पॉन्डिंग आपका कैश ब्लॉक होना चाहिए. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई एंड कैश ब्लॉक. इसके बाद आपका एक्सेप्शन में आता है थ्रो एंड एक कीवर्ड होता है थ्रोज और एक कीवर्ड होता है आपका फाइनली. फाइनली का ये मीनिंग है कि फाइनली आई हैव वाइंडेड द सेशन. व्हाट डज इट मीन? कि अभी तक मैं आपको बोल रही थी ठीक है ठीक है ठीक है अभी इतना ही करेंगे, बट फाइनली मैंने क्या किया, गूगल मीट के लिंक को डिसेबल कर दिया तो वाइंड अप हुआ. इट मीन्स कि इन अ प्रोग्राम यू कैन यूज़ मल्टीपल ट्राई, यू कैन यूज़ मल्टीपल कैच, बट अगर आपको कुछ एक ऐसा कोड एग्जीक्यूट करना है जो करना ही करना है तो वो आप किस में लिखोगे, फाइनली में लिखोगे. एंड इन अ प्रोग्राम यू कैन राइट ओनली वन फाइनली ब्लॉक. आप मल्टीपल ट्राई यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल कैच यूज़ कर सकते हो, बट फाइनली सिर्फ एक बार लिखाएगा. जैसे आपका डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टर कि आप कितने भी कंस्ट्रक्टर बनाओ बट उन सारे कंस्ट्रक्टर में जब आप वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर रहे हो तब आप एक डिस्ट्रक्टर बनाओगे जो उसको क्या करेगा, फ्री करेगा. सो दिस इज फाइनली. व्हाट इज थ्रो, व्हाट इज थ्रोस? सो इफ़ वी आर एक्सपेक्टेड कि हमने ये ट्राई ब्लॉक लिखा है एंड हमें ऐसा लगता है कि वो कोई एक्सेप्शन थ्रो करने वाला था, आप इसको लोगोगे थ्रो कीवर्ड से. देन व्हाट इज थ्रोस? थ्रोस का ये मीनिंग है कि जब आप अपना एक्सेप्शन बनाओगे, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जब आप क्रिएट करते हो, दैट इज थ्रोस. और थ्रो में क्या करेंगे, जो हमारे पास सिस्टम डिफाइंड थ्रोज होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, जैसे अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, अभी तो मुझे भी भूल गया है
कि क्या क्या डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे, एक ही एग्जाम्पल मुझे याद था. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज. तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. एंड वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स. क्लियर? Ma'am, inside command line argument explain. सॉरी. Command line argument. हाँ, In command line programming. argument, we are not going to use command line argument because see, currently if I have installed Java, okay, in Java we are using IDE. What is IDE? That is the environment, development environment, like I am using currently IntelliJ. Okay, so you can use NetBeans and so and so. तो whenever we are using this application framework, तो हम क्या करते हैं, रन टाइम पे ही हम यहाँ पे वैल्यूज देते हैं. कमांड लाइन का ये मीनिंग है कि जब आप लिनक्स का यूज़ करते हो और जब आप ऐसा लिखते हो ना, जो आपका ब्लैक स्क्रीन होता है, दैट इज़ द कमांड लाइन. डॉस का जो स्क्रीन होता है, वहाँ पे जब आप किसी भी प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं. लाइक जावा को कंपाइल करने के लिए हमारे पास जावा सी कंपाइलर होता है. सो जावा सी प्रोग्राम का नाम है टेस्ट. लेट अस सपोज इस टेस्ट में मैंने डाला है स्कैनर के थ्रू मैंने 2 इनपुट लिया है. तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो जावा सी टेस्ट 1,2. तो ये मैंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास किया है. इसके लिए प्रोग्राम कैसा करना पड़ेगा, तो मेन मेथड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग argv एंड इंटीजर argc. तो ये आपको काउंट बताएगा, काउंट कितना है 1 और 2, और ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एज इन द फॉर्म ऑफ एरे. तो जब आप इसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा. इसको रन कैसे करेंगे, फिर जावा और यहाँ पे दोगे a.out, बिकॉज कि जावा में आपका जो भी फाइल क्रिएट होता है, जो भी हमारा सोर्स कोड होगा, वो एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, करेक्ट. तो उस ऑब्जेक्ट फाइल में जब आप इसको रन करोगे, यहाँ पे दे देगा 3, अगर आपने यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम बनाया है. सो दिस इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. तो एक्चुअली वी आर नॉट यूजिंग दिस थिंग्स, बिकॉज वो बहुत पहले हम यूज़ करते थे जब हम लोग ने अपने टाइम पे प्रोग्रामिंग की थी. ओके, Okay, ma'am. so I will do one thing. So this was all about today's session. At the night 9 से 10 PM का एक क्लास रखेंगे and I will just try to compile the previous year question. Just go through that object oriented programming और उसका मैं आपको PPT प्रोवाइड कर दूंगी अभी, है ना, because I have the PPT of this so that you will recall. उसमें ऑलरेडी इन सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो I have written all the notes, तो वो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगी. फाइन. Ma'am, more SQL please. You have हाँ, SQL क्वेश्चंस ना, यू आर एक्सपेक्टिंग SQL क्वेश्चंस. ओके, सो आई विल गिव दैट बिकॉज आज का मैं पूरा दिन लूँगी. DBMS के मैं आपको प्रोवाइड करूँगी क्वेश्चंस. तो अभी मैं पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्लीट करके आपको दे देती हूँ विद इन 1 और 2 आवर. उसके बाद में DBMS का जो पेंडिंग है वो मैं उसके क्वेश्चंस आपको दे दूँगी, ठीक है. Okay, ma'am. फाइन सतीश and नंदा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके देन वी विल वाइंड अप द सेशन एंड फिर जैसे भी डाउट रहेगा आप पूछ लेना वो ग्रुप में. Okay. Yes, ma'am. Okay then, thank you so much everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.